आज मैं अंकित चंद और मेरा चैनल अन्ना श्री GKGS प्रिपरेशन। तो मैं आज आप लोग के सामने नया टॉपिक भारत के प्रमुख युद्ध आप लोग के सामने लेके आया हूँ। और इसमें जितने भी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में जो युद्ध हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वे सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को। तो मैं इसमें फर्स्ट आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच लड़ा गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बात ये है कि सिकंदर और पोरस, सिकंदर जो था ये आपका मकदूनिया का राजा था जो मकदूनिया से आया था, और वो 326 BC में भारत अभियान किया था। और भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन सभी को मिलाते हुए भारत में वो आगे बढ़ता गया। और सबसे प्रबल इसका जो विरोधी था वो पंजाब का शासक पोरस था, क्योंकि पोरस की उस समय भारत में धाक थी और इसके जैसा मतलब योद्धा जो था वो पूरे भारतवर्ष में उस टाइम नहीं था। इसलिए सिकंदर जो था वो इसके साथ युद्ध किया और इस युद्ध में सिकंदर जो था वो विजयी हुआ। और ये जो युद्ध जो लड़ा गया था ये आपको तीस्ता नदी के किनारे जो आज का झेलम नदी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है आपको सिंध नदी की, उसके तट पर लड़ा गया था। और उसके बाद जब ये लड़ाई चल रही थी और जब विजय का अभियान जब शुरू किया गया था सिकंदर के द्वारा, तो सिकंदर जब विजय अभियान 326 में अपना भारत के विरुद्ध में किया था, तो वो जब लड़ना शुरू किया तो आगे वो क्या किया कि पश्चिमी क्षेत्र था, यानी झेलम नदी के बाद व्यास नदी पड़ती थी, तो व्यास नदी को पार करने से इसकी सेना जो थी वो मना कर दी, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण सेना जो थी वो उस नदी को पार करने में सक्षम नहीं हो पाई, क्योंकि वो बहुत युद्धों को लड़ी थी और विश्राम भी नहीं कर पाई थी, जिसके कारण वे आगे युद्ध नहीं कर सका। और पोरस को हराने के बाद वो वापस मकदूनिया लौट गया। और लेकिन उसके बाद फिर सिकंदर और भी आगे अभियान किया, लेकिन लास्ट में जब कुछ समय के बाद वो बेबीलोन में जाके वो उसने अपना प्राण त्याग दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें सेकंड हमारा युद्ध है वातापी का युद्ध, जो कि चालुक्य सम्राट जो था उस समय का पुलकेशिन द्वितीय, यानी इसमें बहुत सारे सम्राट हुए थे चालुक्य साम्राज्य में, क्योंकि चालुक्य 3 भाग में डिवाइड था, कात्यायनी का चालुक्य, वातापी चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। तो इसमें सबसे इफेक्टिव तीनों में चालुक्य वंश जो वातापी थी वो थी, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो था वो जो ये था, ये दक्षिण भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था वातापी यानी चालुक्य जो थे। और ये जो था राजा हर्षवर्धन, ये आपको उत्तर भारत के राजा थे, और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके कारण पुलकेशिन द्वितीय जो था वो जीत गया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हरा के देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, दक्षिणावेश्वर की उपाधि जो थी इन्होंने धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दक्षिणापथेश्वर ठीक है, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, यानी दक्षिण पथ को जीतने वाला शासक कहलाया आपको क्या? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत पल्लव शासकों ने जब देखा कि यहाँ पे वातापियों की जो शक्ति है वो तीव्रता से आगे बढ़ती जा रही है और सारे राजाओं की शक्ति क्षीण होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण भारत में भी राजवंश हुए, जिसमें चालुक्य सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे उस टाइम में राष्ट्रकूट भी हुए। फिर चोल साम्राज्य जो राजा राज प्रथम थे, राजेंद्र चोला, ये सब राजा उसमें हुआ करते थे। तो आगे अगर हम लोग बात करें, और अगर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर पूछा जाए कि जल सेना जो बनाई गई थी यानी आज की नेवी, तो वो किसके द्वारा भारत में सबसे पहला लॉन्च किया गया था, तो वो चोल राजाओं के द्वारा किया गया था, यानी राजेंद्र चोला के टाइम में उसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था इस पद्धति को, क्योंकि नाव
की जो क्राइटेरिया थी, जैसे नाव बनाना और उससे आगे लड़ाई करना, तो ये जो दिमाग में जो आपको एक सोच था वो आपको राजेंद्र चोला के द्वारा अब विकसित किया गया था। आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या होता था कि पल्लव शासक जो थे इसमें सबसे पहला तो आपको महेंद्र वर्मन, फिर आपको बहुत लोग थे, सिंह विष्णु जो इसके संस्थापक थे। मैं बताऊंगा जब पूरे डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगा पल्लव वंश को। तो आगे इसमें मैं बता रहा हूँ कि पुलकेशिन द्वितीय जो था ये एक राजा था, ऊपर में चालुक्य सम्राट जो था, और इसको हराने वाला जो था वो आपको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। नरसिंह वर्मन ने जब इसको हराया था तो इसके पीठ पर इसने विजय अंकित करा दिया था, यानी ऐसा मतलब उसने एक मोहर लगवा दिया था कि इसको मैंने हराया है। और उसके बाद उन्होंने एक उपाधि धारण की थी वातापी कोंड की, यानी वातापी कोंड का मतलब होता है कि वातापी का मतलब ये जो वातापी थे, यहाँ से वातापी को जीतने वाला, ठीक है, यानी वातापियों को जीतने वाला आपको इसमें नरसिंह वर्मन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग तपोलम के युद्ध में। तो ये तपोलम के युद्ध पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पीसीएसओ में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है तपोलम का युद्ध। तो इसमें मैं यहाँ युद्ध जो है ये युद्ध लड़ा गया था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के साथ। इस युद्ध में आपको कृष्ण तृतीय जो थे इन्होंने जीत दर्ज की थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह जानने के लिए है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब इसमें जो राष्ट्रकूट वंश जो था ये जब उस टाइम चल रहा था जिस टाइम वातापी था, उसके जस्ट जैसे ये आपको आंध्र प्रदेश के साइड में था राष्ट्रकूट वंश, और ये आपको जो वातापी चल रही थी ये आपको जस्ट गोवा के साइड में थी उस टाइम में। सॉरी। तो यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा था कि नरसिंह कृष्ण तृतीय जो था वो परांतक को हराने के बाद इसने बहुत उपाधि धारण की, जो कि उतना पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये बात है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इस उनके जो पूर्वज थे कृष्ण प्रथम उनके द्वारा कराया गया था। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। और ये तपोलम का युद्ध 1752 में ईस्वी में लड़ी गई थी। अब आगे चलते हैं हम लोग पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। इसमें जैसे पानीपत की लड़ाई हुई थी ये आपको लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच लड़ी गई थी। और ये बाबर जो थे ये आपको बाबर के द्वारा इस युद्ध में सबसे पहला आर्टिलरी यूज किया गया था, ठीक। आर्टिलरी का मतलब हो गया तोपखाना। तोपखाना जैसे तोपों को बनाना और उसको भारत में लेके आना, ये सब बाबर के द्वारा किया गया था। और सबसे बड़ा तोपखाना साम्राज्य इसी का था। और इनके दो ऐसे निशानेबाज या तोपची कहा जाए, मुस्तफ़ा और कमाल, ये दो, इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर दो ऐसे इम्पोर्टेंट रोल हैं जो कि मैं आगे जब डिस्कस करूंगा मुगल वंश उसमें आपको बताऊंगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर ये दो लड़ाई हुई इन दोनों के बीच और बाबर इसमें विजयी हो गया, क्योंकि बाबर ने इसमें तुलगमा नीति का इस्तेमाल किया था। क्योंकि एक के जैसे होता था कि रेत और रेत में तोपों को छुपा दिया जाता था और उसके द्वारा दुश्मनों पर प्रहार किया जाता था, जिससे काफ़ी मात्रा में दुश्मनों की क्षति हो जाती थी। और इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो उस टाइम के सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की सेना में कम से कम 1 लाख सेना थी और बाबर के पास मात्र 12,000 मुट्ठी भर सेना। लेकिन बाबर की जो प्रशासनिक और प्रशासन करने की जो तकनीक थी वो सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे की थी, जिसके कारण बाबर ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। क्योंकि बाबर ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो कभी नहीं हारे, क्योंकि 4 लड़ाइयाँ उन्होंने प्रमुख लड़ी थी, जिसमें भारत के विरुद्ध
जिसमें बाबर ने जीत दर्ज किया। आगे चलते हैं हम लोग 1555 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बैरम खान विजयी हुआ। बैरम खान ने, ऐसे कहा जाए तो, अकबर का संरक्षण भी था और एक तरह से उनको अकबर खान बाबा के नाम से बुलाता था। अब क्योंकि बैरम खान जो था वो अकबर का बहुत से युद्ध में साथ दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब शेर शाह सूरी के मरने के बाद जो सिकंदर सूर उस समय सूरी वंश का सुल्तान था, उसको हराने में बैरम खान की बहुत बड़ी योग्यता थी, जिसके कारण हुमायूं फिर से भारत में मुगल वंश का नींव डाल सका। अन्यथा नहीं डाल सकता था, क्योंकि सिकंदर सूर भी एक बहुत ताकतवर सम्राट था। और उससे पहले की लड़ाई में सिकंदर सूर ने मिर्ज़ा हैदर, यानी जो हुमायूं का पहला सेनापति था, यानी अकबर के पिता का, उनको मार दिया था सिकंदर सूर ने। तो इसलिए हुमायूं जो थे वो आगे युद्ध करने से डरते थे भारत के विरुद्ध, इसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। जब बैरम खान आए इनकी सेनापति में, तो ये इनको हराए। फिर आगे चलते हैं हम लोग 1761 में, ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और पेशवा सदाशिवराव के बीच, इसमें अब्दाली जीता था। इसमें यह हुआ था ना कि कुछ जैसे कोई चौथ हो लिया जाता था आपको मराठाओं के द्वारा, जो कि उस समय का जो भारत का सुल्तान था नजीब-उद-दौला, जैसे कि मुगलों का मीर बख्शी कहा जाता था। तो उसमें मीर बख्शी होते थे, जैसे मुगल सम्राट के को दिल्ली के गद्दी पे बैठा के और खुद अपने शासन चलाते थे, लेकिन वो सुल्तान नहीं होते थे, लेकिन वो एक तरह से छुप के शासन करते थे। और इसी वजह से नजीब-उद-दौला ने क्या किया कि अब्दाली से संपर्क किया, चौथ की रकम मांगा था सदाशिव ने, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके कारण नजीब-उद-दौला ने फिर अब्दाली से संपर्क किया और अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसके कारण सदाशिवराव भाऊ उस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और हार गया। फिर पूरा मराठा साम्राज्य की जड़ ही खत्म हो गई। लेकिन आगे महादजी सिंधिया और नाना साहेब फडणवीस उनका पूरा नाम था, और महादजी सिंधिया, ये दोनों ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, क्योंकि पूरी जड़ ही कमज़ोर हो गई थी। आगे मतलब कोई मराठा साम्राज्य में था ही नहीं कि इस मराठा साम्राज्य को आगे तक ले जा सके। आगे हम लोग चलते हैं, जो कि ये इस टॉपिक को ऊपर में बताना चाहिए था, मैं नीचे बता देता हूँ कि तराइन का जो फर्स्ट युद्ध 1191 में लड़ा गया था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें चौहान जो था वो विजय हुआ था। तो चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान, वो अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते थे। तो इसमें हमने आगे डिस्कस करना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्योंकि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो क्योंकि 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, इसके कारण ये अपमानित होकर एक बार बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। फिर हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें प्रताप सिंह की हार हुई थी और उन्होंने इस युद्ध को छोड़कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि अकबर की सेना इतनी विशाल थी कि वे प्रताप को खोजती और फिर उनको युद्ध बंदी बना लेती। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार स्वीकार नहीं की और इसी तरह दुश्मनों से लड़ते रहे और छापामार युद्ध करके अधिकतर मुगलों के राज्यों को उन्होंने फिर से मेवाड़ के में मिला लिया। और जब तक महाराणा प्रताप जिए तब तक अकबर आ पाया भारत की गद्दी पर, और इसी तरह महाराणा प्रताप ने अपना शरीर चावंड में, मतलब मेवाड़ से कुछ किलोमीटर दूरी पे आपको चावंड जो था, उसने अपनी अलग राजधानी बनाई थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपना निवासन कर दिया और यहाँ 1576 में इस युद्ध का अंत हुआ, लड़ाई हो गई थी इसमें। ठीक है, आगे चलते हम लोग कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ी गई थी। BC का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से जो पहले के समय थे उनको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे हम लोग।
आगे चलते हैं। कलिंग का युद्ध का मतलब होता है, कलिंग जो है वो पुराना नाम है उड़ीसा का, और इस युद्ध में अशोक और उड़ीसा के बीच एक भीषण नरसंहार हुआ जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और इस युद्ध में अशोक ने भीषण नरसंहार देखते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया और कभी युद्ध ना करने की नीति अपनाई। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और कुछ युद्ध से रिलेटेड चीज़ों को लेके आऊँगा। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हो। तो मैं जैसा कि बताने वाला था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद मैं लेके आने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो वो पार्ट आपका 2 होगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पार्ट 2। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो बेल आइकन सब्सक्राइब, और भी मैं इसमें बहुत कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के प्रमुख युद्ध हुए हैं। और इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा युद्ध पे वो पूरा कॉम्बो होगा, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये सब के मिक्सचर होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।